नमस्ते, राधे राधे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ धुरंधर मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है गीता के श्लोक से, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि भारत के हवाई जहाज को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है। वहाँ पे चीफ आईबी ऑफिसर अजय सान्याल जी होते हैं और वहाँ हमारे भारत देश के विदेश मंत्री देवव्रत जी आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की पर बात कुछ बनी नहीं। हमें तो फिर आतंकियों की शर्तों को मानना पड़ेगा ही। अजय सान्याल जी कहते हैं कि हमने आतंकियों की 36 आतंकियों को छुड़वाने की मांग से सिर्फ 3 आतंकियों को छोड़ने तक मान चुके हैं, तो हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। पर देवव्रत जी कहते हैं कि पीएम निवास के आगे इन आतंकियों के घर वाले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो हमें कुछ भी करके आज इन आतंकियों की शर्तों को मानना पड़ेगा। आतंकियों ने $10 मिलियन और 3 आतंकियों को छुड़ाने की मांग की थी। फिर अजय सान्याल जी हवाई जहाज में आते हैं और यात्रियों को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा और कल सुबह उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके घर भेज दिया जाएगा। अजय सर चाहते थे कि उन आतंकियों के खिलाफ कुछ बड़े फैसले लेके कुछ बड़े एक्शन किए जाए, पर कोई उनकी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर 13 दिसंबर 2001 को फिर आतंकियों ने पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे हमला कर देते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है और फिर वहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर उन आतंकियों को मारते हैं, लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर भी कुछ घायल होते हैं। अजय सर वहाँ पर पहुँचे तो ये नज़ारा देख के दंग रह गए। उस हमले के बाद देवव्रत सर उनकी बात सुनते हैं कि वह आगे क्या करना चाहते हैं। वह एक सजेशन पसंद करते हैं जो पीएम को पसंद आया होता है। वो कहते हैं धुरंधर। कहानी 2004 में अब शिफ्ट होती है, जहां हम हमजा अली मजदारी नाम के आदमी को पाकिस्तान जाते देख रहे हैं। वहाँ वो लियारी टाउन में जाता है। वो वहाँ ज्यूस की दुकान में जाता है जहाँ उसे कहा गया था और एक कोड दिखाता है और काम मांगता है, पर वहाँ दुकान का मालिक आलम वो मना कर देता है। फिर हमजा चला जाता है, लेकिन रात में वहीं आके खड़ा रह जाता है। रात में कुछ गुंडे आते हैं और वो हमजा को मारने लगते हैं। हमजा उनको मारने लगता है, पर जैसे ही दुकान का मालिक आलम उन्हें देख लेता है तो हमजा मार खाने लगता है। वो लोग हमजा पे ज़बरदस्ती करने वाले थे कि तुरंत पुलिस की सायरन बजती है और वो गुंडे चले जाते हैं। फिर सुबह आलम आता है और हमजा को देखता है तो उसे काम पर रख लेता है। हमजा वहाँ जूस बनाता था, बर्तन धोता था और उसी तरह 1 साल बीत जाता है। उस 1 साल में हमजा को अपने घर की याद आती थी, कभी कभी तो रोना भी आ जाता था, लेकिन उसे कुछ बातें सिखाई गई थी। हमारे पेशे में 2 ही तेज हथियार है, नज़र और सब्र। उसे सिर्फ पाकिस्तान में घुसना ही नहीं था, वहाँ पे राज करना था। आलम कहते हैं कि रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना आसान नहीं है। तुम्हें पठान के गिरोह से बच के रहना होगा। जब पप्पू और बाबू डकैत के लोग घूमते रहते हैं। उस रात को भी वो गुंडे बाबू डकैत के थे जिन्होंने तुम्हें मारा था। तुम बलूची हो, तुम बाबू डकैत की गैंग में शामिल हो सकते हो। हमजा कहता है कि डकैत तो बाबू डकैत और रहमान दोनों हैं, तो फिर? आलम कहता है कि लियारी की एक बात है, रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज़ औलाद है। जिस दिन ये बात रहमान डकैत को पता चली, उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। बाबू डकैत लंगड़ाते हुए चलता है और उसे लकवा हो गया था। तब से बाबू डकैत ने रहमान से बदला लेने के लिए अरशद पप्पू के साथ हाथ मिला लिया है। अरशद पप्पू और बाबू डकैत 1/3 लियारी पर राज करते हैं। रात को दुकान में रिजवान नाम का आदमी आता है। वो अरशद पप्पू की गैंग में शामिल था। कल एक शादी होने वाली थी जिसमें स्टॉल लगाने का काम आलम को मिला था। शादी में रहमान का बड़ा बेटा भी आने वाला था, जो दूल्हे का बचपन का दोस्त था। रिजवान बताता है कि शादी में बाबू डकैत के लोग रहमान के बड़े बेटे नईम पर हमला करने वाले थे। अगर हमजा नईम को बचा लेता है तो वो रहमान की नज़र में आ जाएगा, लेकिन इसमें जान का खतरा था। रहमान कहता है कि बोलो, क्या तुम कर पाओगे? हमजा कहता है हाँ, मैं लड़के को बचा लूँगा। शादी में हमजा जूस बांटने लगता है। वहाँ पे रहमान का बड़ा बेटा नईम आता है, लेकिन वो अपने छोटे भाई को भी साथ में लेके आया था। हमजा उस पर नज़र रखता है। फिर बाबू डकैत के आदमी रहमान के बेटे पर हमला कर देते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन नईम मारा जाता है। लेकिन हमजा उसे बचावे का दिखावा करते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है और अस्पताल लेके जाता है।
वहाँ हम देखते हैं रहमान बलूच को, उर्फ रहमान डकैत। वो अपने बेटे की लाश देखता है और बाहर आके हमजा से पूछता है कितने आदमी थे। हमजा कहता है 3, और वो कितनी गन लेके आए थे वो भी उनको बता देता है। बेटे की मौत की खबर सुनकर रहमान डकैत की बीवी भी अस्पताल आती है, फिर खींच के रहमान को चांटा लगा देती है और फिर गम में रोने लगती है। फिर वहाँ पाकिस्तान आवाम पार्टी का सांसद जमील जमाली आता है, रहमान को उसके बेटे की मौत का दिलासा देता है, पर जाते जाते कह के जाता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो उसे उसके बेटे की मौत का बदला नहीं लेना चाहिए। हमजा अब रहमान की गैंग में शामिल हो चुका था। रहमान का भाई उज़ैर सारा काम दिखाता है हमजा को। वो लोग जाली बंदूकें बनाते थे और उसे अफ़गान में बेचते थे। जो भी पैसे आते थे उससे वहाँ लियारी में स्कूल अस्पताल बनाते थे। हर जगह टीवी पर खबर फैल चुकी थी कि रहमान के बेटे की मौत हो चुकी है और उसने कुछ नहीं किया। तो रहमान अपने आदमियों से पूछता है कि क्या करना चाहिए मुझे। रहमान के आदमी भी कहते हैं कि गैंग का सारा खर्चा जमील जमाली देता है और इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। पर हमजा कहता है कि बाबू डकैत के लोग अभी तैयार नहीं होंगे तो हमें अभी हमला करना चाहिए। फिर रहमान डकैत के लोग और हमजा बाबू डकैत के लोगों को चुन चुन के दर्दनाक मौत देते हैं। रहमान बाबू डकैत को बीच चौराहे पर लाके बाट से मार मार के चिथड़ी कर देता है। कहता है आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी, जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही हाल होगा। अब दिखाते हैं सन 2007, जहां जमील की भारी वोटों से जीत होती है। जमील को लग रहा था कि वो अपनी वजह से जीता है, पर असल में वो रहमान की वजह से जीता था। रैली में शोर जमील के लिए नहीं, रहमान के लिए था। हमजा भी आया हुआ था तो उसकी नज़र पड़ती है जमील की बेटी यलीना के ऊपर। यलीना चुपके चुपके उसे देख रही थी, उसे पसंद आ गया था वो। हमजा को भी यलीना पसंद आ जाती है। यलीना के अब्बू अम्मी उसको बड़ा कंट्रोल करके रखते थे, उसे पूरी तरह आज़ादी नहीं थी कुछ करने की। रहमान से 2 भाई मिलने आते हैं, जावेद और अल्ताफ़। ये दोनों खनानी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों को बात करके देख जमील को रास नहीं आता, तो वो बीच में आकर बात बंद करा देता है। रहमान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद पार्टी बनाकर मैं सियासत में उतरूँ। जमील को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर वही उसका कंपटीटर बन जाता। जनता तो उसके साथ थी ही। हमजा को सुनने को मिलता है कि खनानी ब्रदर्स को कहीं से हिंदुस्तानी 500 और 1000 की नोट छापने की प्लेट्स मिली है, जिसे ये लोग 50-60 करोड़ कमा लेते हैं। नोट कराची के समंदर के रास्ते कतार जाते हैं। फिर वहाँ कार्गो प्लेन से नेपाल से एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश पहुँचाता है। फिर असली नोटों को नकली नोटों में घुसा दिए जाते हैं। उधर हमजा के काम से खुश होकर उसे पैसे और एक मस्त बाइक देते हैं। बाइक लेके हमजा क्लब पार्टी करने जाता है। उसे दिखती है यलीना, उसे एंट्री नहीं मिलती तो वो वहाँ पे पुलिस की रेड पड़वा देता है। सब भागने लगते हैं। हमजा ने यलीना की गाड़ी खराब कर दी थी तो उसे हमजा के साथ ही भागना पड़ता है। यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। हमजा आलम को जानकारी दे देता है नकली नोटों की। आलम ये जानकारी पहुंचाता है अजय सर को। सवाल ये आता है कि पाकिस्तान को नकली नोटों की प्लेट्स मिली कैसे। अजय सर आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर सुशांत को काम देते हैं पता करने का। रहमान ने खनानी ब्रदर्स से दोस्ती कर ली थी तो वो लोग रहमान को नकली नोट जहाँ छापे जा रहे थे वहाँ बुलाते हैं। वहाँ आता है मेजर इकबाल, जिसकी मर्जी के बिना पाकिस्तान की सियासत का पत्ता भी नहीं हिलता था। इकबाल रहमान से कहता है कि हमें भारी तादाद में असला बारूद चाहिए, मगर नकली नहीं असली, जिस पर रूसी अमीरियों का नाम छिदा हो, हमारा नहीं, ताकि कल को अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो आईएसआई का नाम ना आए। बलूचिस्तान में पकड़ है आपकी। बलूच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने तो आपको शेरे बलूच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं। ये जो आपको लिस्ट दी है ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए। उज़ैर कहता है कि ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। इकबाल कहता है कि बलूच आज़ाद मुल्क के लिए हमसे ही लड़ रहे हैं तो वो हमें अपनी बंदूकें क्यों देंगे। रहमान कहता है कि मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। इकबाल कहता है कि पाकिस्तानी सियासत में जो भी उतरा है वो कुछ ना कुछ गलत करके ही उतरा है। आपको सियासत में आना है तो ये तो करना होगा। जहर पूछता है कि ये हथियार इस्तेमाल कहाँ होंगे। एक आदमी बताता है कि 3 अक्टूबर को 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार बड़ा ही मकसद है, आप हमें हथियार दो, हम आपको पैसे देंगे और साथ में अगला इलेक्शन जीतने में मदद भी करेंगे। रहमान कहता है कि मुझसे जो वादा किया है उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी ही कसाईनुमा होती है। जावेद समझ चुका था कि रहमान आगे चल के उसके लिए खतरा बन सकता है, तो वो जमील को फ़ोन करके बता देता है रहमान आपकी कुर्सी छीनने की फिराक में है। अब हम देखते हैं चौधरी असलम को। वो इकलौता ऐसा इंसान है जिससे सारा बलूच खौफ खाता है। पहले लियारी का एसपी था, अब तो मकसूद है जो कि रहमान का आदमी था।
जमील उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। हमजा रहमान से कहता है कि आप अपने कौम से गद्दारी कर रहे हो। जिनके खिलाफ हमारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनका ही साथ दे रहे हो। रहमान नशे में था। वो उस पर गुस्सा करके कहता है कि ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा। 4 गोलियां खाई है मैंने इस कौम के लिए। बच्चा खा लिया इस कौम ने मेरा। मुझे मत सिखा तू। हमजा आलम को बताता है कि 3 अक्टूबर को कुछ लोग यहाँ से जाने वाले हैं, कराची से होकर। कराची से इसलिए क्योंकि वह समुंदर के रास्ते जा रहे होंगे। शायद गुजरात निशाना है उनका। यह खबर भारत पहुंचा दी जाती है। रहमान जाता है बलूच को यूनाइटेड कैंप के लीडर से मिलने, जिसका नाम था सिरानी। जैसा कि इकबाल ने कहा था, सिरानी रहमान को बहुत मानता था, तो जो हथियार उसने चाहिए थे सिरानी उसे देने को मान जाता है। हमजा एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, बिल्कुल भी शक नहीं आने देता खुद पर। जमील असलम से कहता है, रहमान बहुत फड़फड़ा रहा है आजकल। असलम कहता है, 1997 में मैंने उसे पकड़ा था तो आप ही ने उसे बचाया था। 7 साल हुए मुझे सस्पेंड हुए, वो भी आप ही ने कराया था। जमील कहता है, अरे ये छोड़ो ये सब बातें। मैं तुम्हारी पोस्टिंग लियारी में कर रहा हूँ, लियारी को साफ कर दो तुम। असलम शर्त रखता है, सब मेरे कंट्रोल में होगा, मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, आप भी नहीं। लियारी टास्क फोर्स बनाऊंगा और उसका सीक्रेट बेस जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। अच्छी खासी फंडिंग करनी होगी ताकि मेरे ऑफिसर्स को घूस ना लेनी पड़े। अच्छे हथियार भी देने होंगे। जमील को किसी तरह रहमान को रास्ते से हटाना था तो वह सारी शर्तें मान जाता है। हमजा और यलीना भी काफ़ी वक्त गुजारते थे साथ में। रहमान जमील से कहता है कि असलम वापस आ गया है। जमील कहता है कि फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। यलीना को अखबार में असलम की फ़ोटो दिखती है तो हमजा से कहती है कि ये आदमी तो अब्बू से मिलने अक्सर आता रहता है घर। हमजा कहता है कि दोबारा घर आए तो नज़र रखना इस पे, खतरा है मुझे इससे। सुशांत अजय सर को बताता है कि मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री के साथ मीटिंग्स करके एक बड़ी डील की थी। उसमें यह फैसला किया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिसे पाकिस्तान बनाता है। फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वह इसी कंपनी से पाकिस्तान जा रहा है, इसीलिए क्वालिटी बिल्कुल रियल जैसी लगती है। जनवरी 2007 में डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए, जिसके लिए कंपनी से फिर से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन में उस प्लेट की डिलीवरी रिसीव की थी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाते दुबई में कुछ घंटे के लिए रुके थे। हो ना हो इसी चंद घंटे में इकबाल ने और खनानी ब्रदर्स मिले होंगे और वही प्लेट्स एक्सचेंज हुई। कई सारी पोस्ट के ऑफिसर्स भी शामिल थे इस डील में। करोड़ों रुपए मिला इन सबको। हमें जल्द से जल्द मंत्री के ऊपर एक्शन लेना होगा। अजय सर कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे है। अजय सर कहते हैं कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह मिनिस्टर तो पॉलिटिकल एजेंडा का झूठा बहाना बनाकर हमको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। हमें बस इंतज़ार करना है हमारे वक्त आने का। अब वक्त आता है खनानी ब्रदर्स तक हथियार पहुंचाने का। लोग निकल ही रहे थे कि तभी रहमान के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है तो रहमान उसे लेकर अस्पताल की ओर भागता है। हमजा देखता है कि घर के नौकर ने किसी को फ़ोन लगाया था। हमजा और उजैर पहुंच जाते हैं हथियार लेकर इकबाल के अड्डे पर। इकबाल कुछ लड़कों को बुलाता है और कहता है, हथियार उठाओ, ये तुम्हारे लिए ही है। हमजा अपने हाथों से हथियार उन्हें देता है। उनमें से एक लड़की का नाम अजमल कसाब था। रहमान अपनी बीवी और डोंगा के साथ फैजल को लेकर जा ही रहा था कि तभी चौधरी असलम उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। अपनी बीवी और बच्चों को बचाने के लिए रहमान सरेंडर कर देता है खुद को। हमजा इकबाल से कहता है कि लड़के निकल रहे हैं ना कल को। इकबाल कहता है कि नहीं, हमारे हमले की खबर हिंदुस्तानी एजेंट को पहले ही किसी ने पहुंचा दी थी। अब जब बड़े साहब बोलेंगे तब जाएंगे। मजे की बात तो यह है कि खबरी का पता चल गया है। इकबाल हमजा को लेकर जाता है एक कमरे में जहाँ एक आदमी को लेटा कर रखा था। उसकी चमड़ी में कांटे घुसा के रखे थे और कांटे जंजीर से बंधे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे मछली फंस जाती है कांटे में। वह आदमी हिंदुस्तानी एजेंट था जो कि पकड़ा गया और अब बुरी तरह से उसे टॉर्चर कर रहा था। इकबाल इतनी बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे थे कि मूवी देखने पर आपकी रूह कांप जाती है। हमजा भी उसकी हैवानियत देखकर डर गया था, पर वो अपना दर्द बाहर दिखाने नहीं देता। डोंगा उज़ैर को खबर करता है कि रहमान को पकड़ लिया है। उज़ैर जमील को फ़ोन करता है तो वो खाली एक्टिंग करके कहता है, हाँ हाँ कुछ करता हूँ, चिंता मत करो। हमजा को याद आता है वो घर का नौकर, तो कहता है घर चलो सीधे। हमजा को दिखाना था कि वह उनके प्रति कितना लॉयल है और उसे खून खराबे से डर नहीं लगता। वह नौकर को खूब पीटता है, उसकी उंगलियां तोड़ देता है। तब जाकर वह बताता है कि उसने फैजल के खाने में कुछ मिलाया था ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए। फिर असलम को भी फ़ोन करके उसी ने बताया था।
इधर असलम रहमान को ले जा रहा होता है सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के लिए। तभी अलीना हमजा को फ़ोन करके कहती है कि नज़र रखने को कहा था ना तुमने, तुम्हारा फ़ोन चेक करो। हमजा उससे कहता है कि मेरे घर जाओ और फ़ोन ऑफ कर दो, जब तक मैं ना कहूँ तुम कहीं मत जाना। हमजा उस वीडियो को जमील को भेजता है। वीडियो में वो और असलम रहमान को मारने की बात कर रहे थे और उनके साथ था एक तीसरा आदमी, अरशद पप्पू। रहमान ने बाबू डकैत को मारा था तो अरशद को बदला चाहिए था, जमील को चाहिए था रहमान का रिप्लेसमेंट। सब एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे थे। हमजा जमील से कहता है कि रहमान जिंदा आना चाहिए बस, वरना यह वीडियो हर न्यूज़ चैनल में चला जाएगा और फिर समझो तुम्हारा करियर ख़त्म। जमील तुरंत असलम को फ़ोन कर कर कहता है कि रहमान को छोड़ दो। असलम तो बेकरार हो रहा था रहमान को मारने के लिए, तो वो जमील की बात नहीं सुनता। जमील हमजा से कहता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। हमजा जमील से लियारी के टास्क फोर्स का अड्डा पूछता है। हमजा वहाँ पहुँच के असलम को एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि हमजा ने पुलिस ऑफिसरों को उल्टा लटका दिया है और उसे जलाने की धमकी दे रहा था। मजबूरन असलम को रहमान को छोड़ना पड़ता है। हमजा की वजह से रहमान छूटा था तो वह उसे गले लगाता है। यह सब करना हमजा के काम आया और रहमान अब उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। अब इकबाल रहमान को अपने अड्डे पर बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। अड्डे पर खूब सारे टीवी लगी हुई थी जिसमें चल रहे थे इंडियन न्यूज़ चैनल। चैनल में दिखाया जा रहा था कि मुंबई में हो रहे आतंकी हमले के लाइव फुटेजेस। सब रहमान को बधाई दे रहे थे कि आपकी वजह से ये सब हो पाया। हमजा देखता है कि एक पकड़ा गया आतंकवादी वही है जिसके हाथों में खुद उसने बंदूक दी थी। जगह गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे, मासूम लोगों की जान जा रही थी। थैंक्स टू इंडियन मीडिया, टीवी में सब कुछ लाइव दिखा रहे थे। इकबाल फ़ोन करके सब बता रहा था कि कैसे हमला करना है, किस पर हमला करना है और क्या नहीं करना है। ये सब देखकर हमजा का खून खौल रहा था। उसे भयंकर गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि करता तो इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। भारत के दूसरे जासूसों पर भी मौत मंडराने लगती। मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था वो अपने इमोशंस को। वहीं के माहौल में ढल के खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा था वो। वहीं हमें हमले की असली रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। इकबाल जैसा ही आदमी बता रहा था कि क्या करना है, गोली कैसे मारनी है, हमला कैसे करना है। हमजा आलम से कहता है कि हमने तो खबर पहुंचाई थी, वक्त से पहले पहुंचाई थी, तो यह कैसे हो गया। आलम कहता है कि हमने 3 अक्टूबर की खबर पहुंचाई थी, 26 नवंबर की नहीं। हमजा आलम से कहता है कि आज जो पकड़ा गया है वह वही लड़का है जिसको अपने हाथों से बंदूक दी थी। आलम हमजा को समझाता है कि बदले की आग में गलती होने की पूरी गुंजाइश है। दुश्मन देश में हमारे एक की गिरफ्तारी से हमारे देश के पूरे जासूसों पर खतरा मंडरा सकता है। हम ये खेल जीतने के लिए खेल रहे हैं और जीतने के लिए ज़रूरी है जिंदा रहना। हमजा कहता है कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। पूरी रात हमजा बाहर था तो यलीना को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ था। हमजा कहता है कि मुझे पूरे कराची का बादशाह बनना है, मेरे साथ रहोगी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ही हक रहेगा मुझ पर, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ सवाल नहीं करोगी तुम, वरना अभी भी दरवाज़ा खुला है। यलीना चाहकर भी जा नहीं पाती क्योंकि प्यार करती थी वो हमजा से। सन 2009 रैली में पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऐलान करते हैं कि अगला इलेक्शन पीएपी तरफ से रहमान की पार्टी पीपल अमन कमेटी लड़ेगी। जमील को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी क्योंकि उसका पत्ता कट चुका था। असलम का खून भी उबाल मार रहा था कि हाथ में आकर हाथ से निकल गया रहमान। हमजा अलीना से कहता है कि कल अपने अब्बू को चाय पर बुलाओ। अगले दिन जमील कहता है कि 19 की है मेरी बेटी, 30-32 का तो होगा ही तू, कुछ तो हया कर। हमजा कहता है कि अपनी सियासती गद्दी गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को अपना बनाया तो कभी एसपी असलम को, और आजकल अरशद पप्पू नाम के सांप को गले में लपेटा हुआ है। हमेशा ऐसे लोगों से हाथ मिलाएं जो कभी भी आपसे ताकतवर बनकर आपसे लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर दबदबा कायम करने के लिए एक ऐसे बंदे को खड़ा करो जो आपका अपना हो, आपका वफादार हो, आपके रिश्तेदारी में हो, आपका सगा हो। जमील समझ जाता है कि वो अपनी बात कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी उससे करवा दे। जमील को चाहिए थी अपनी हुकूमत, तो वो राज़ी हो जाता है। हमजा की शादी हो रही थी अलीना के साथ, तो अब तक आपने जिन लोगों को भी देखा वह सब आए होते हैं, साथ में बैठकर जाम लगा रहे थे। इकबाल कहता है कि 26/11 के बाद लगा था कि इंडिया कुछ करेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल फुस निकला। अब वह 15 अगस्त को मुंबई जैसा कुछ मज़ेदार अमृतसर में करना चाह रहे थे। रहमान कहता है लिस्ट भेज दीजिए, हथियार भिजवा देंगे। रहमान तारीख लिखने को बोलता है तो हमजा डायरी देख लेता है जिसमें लिखा रहता था कि कब क्या करना है।
9 अगस्त को रहमान को वाटर पाइपलाइन का इनॉग्रेशन करना था, पर हमजा कहता है कि उसी दिन हथियार की सप्लाई कर सकते हैं। हमजा के पास भी एक डायरी थी जिसमें कोई केमिकल लगाओ तभी उसमें लिखा सब कुछ देख सकते हैं। उसमें रहमान डकैत का नाम लिखता है। 9 अगस्त का दिन आता है। रहमान वाटर पाइपलाइन का इनॉग्रेशन कर रहा था, तभी उसके पास कॉल आता है कि आज तो हथियारों की डिलीवरी करनी है। उन सबको तो कुछ याद ही नहीं होता है क्योंकि उस दिन तो सब नशे में होते हैं। उज़ैर हथियारों की सप्लाई करने के लिए जाता है और हमजा रहमान के पास रुकता है। हमजा गाड़ी लेकर जाता है जिसमें रहमान, डोंगा और एक आदमी सो रहे होते हैं। हमजा गाड़ी जंगल की ओर मोड़ देता है। रहमान की नींद खुल जाती है तो वो पूछने लगता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। हमजा बहाना बना देता है कि मेन रास्ता खराब है। रहमान को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो हमजा पर हमला कर देता है। वहाँ हम देखते हैं कि असलम, जमील और हमजा के बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्लान बना था रहमान को मारने का। असलम तैयार था जंगल में अपनी फौज को लेकर रहमान को मारने के लिए। गाड़ी में रहमान और हमजा लड़ रहे थे। उसके बीच एक गुंडा मर जाता है और हमजा बेहोश हो जाता है। रहमान जंगल में भाग जाता है। असलम भी उसके पीछे भागता है। उधर रहमान का एक आदमी हमजा को पकड़ लेता है, लेकिन हमजा उसे मार देता है। असलम और रहमान के बीच हाथापाई होती है, लेकिन रहमान उस पर भारी पड़ रहा था। फिर हमजा वहाँ पे आ जाता है और रहमान पर हमला कर देता है। वो मुक्के मार मार कर रहमान को अधमरा कर देता है। फिर असलम भी उसे गोली मार देता है, इस तरह कि वो मरे भी ना और किसी से कुछ बोल भी ना पाए। हमजा फिर एक्टिंग करने लगता है रहमान को अस्पताल ले जाने की। दिखाता है जैसे असलम से लड़ाई करके रहमान को उसी ने बचाया था। रहमान इतना जख्मी हो चुका था कि वो अस्पताल में बच नहीं पाता है और वहीं उसकी हुकूमत का अंत हो जाता है। हमजा दुखी होने की पूरी एक्टिंग करता है। सभी जगह नाम हो जाता है कि हमजा ने रहमान की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हमजा जख्मी हालत में ही घर आता है और डायरी में से रहमान डकैत का नाम काट देता है। उसका खेल खत्म हुआ। कहानी पीछे जाती है 2002 में, जहां हम देखते हैं कि अजय सर ने एक लड़के को पकड़ रखा है और उसके सर पर एक नकाब है। अजय सर सबको बताते हैं कि ऑपरेशन धुरंधर है क्या। हम अपना एसेट पाकिस्तान के माफिया के बीच भेजेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया में हो रहे हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब भी पाकिस्तानी किसी आतंकी संगठन से इंडिया पर हमला करवाती है तो हथियार कहाँ से लाती है। उनके अंदर के इन गिरोह की जासूसी करने से उनके माफिया और आतंकी के बीच साठगांठ इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। हम इस ऑपरेशन में उन अपराधियों को भेजेंगे जो तो फांसी का इंतजार कर रहे होंगे या उम्र कैद की सजा काट रहे होंगे, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, उन्हें मकसद हम देंगे। नकाबबंद लड़का और कोई नहीं हमजा होता है, जिसका असली नाम है जसकिरत सिंह रंगी। अजय सर हमजा से कहते हैं घायल हो इसीलिए घातक हो। हमजा ने अपनी डायरी में कई नाम लिखे थे। बड़े साहब कौन है यह पता करना भी बाकी था। पिक्चर अभी बाकी है। धुरंधर का अगला भाग आएगा 19 मार्च 2026 को। हमजा कहता है कि यह नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और इसी अधूरी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं वो कमेंट करना। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। राधे राधे।